नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के 11 अक्टूबर फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है देवरिया से निकल के आई है, जहां देवरिया पहुंचा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। खुल गई पोल, यादवों वर्सेस ब्राह्मण करने वालों को लगा तगड़ा झटका। बुलडोजर चली तो खैर नहीं, आर पार के ऐलान देवरिया में। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, किसान आत्महत्या कर रहा है, भ्रष्टाचार आदिवासियों के अपमान का मध्य प्रदेश में राहुल ने उठाया मुद्दा, बताया 50% भ्रष्टाचारी कमीशन वाली सरकार। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच अब यूरोपीय यूनियन ने किया बड़ा ऐलान, फिलिस्तीनियों के मदद का किया ऐलान। ये हम आपको बताएंगे। आखिर युद्ध में कूदा रूस, फिलिस्तीनियों के समर्थन में आया, बताया कहा अलग राज्य अलग स्टेट अलग कंट्री बनानी चाहिए फिलिस्तीन को लेकर, क्या कुछ कहा वो हम आपको बताएंगे। और बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, कहा है ईडी पर क्यों भड़के संजय सिंह, और ईडी को लेकर क्या कुछ खबर आई है हम आपको बताएंगे। एक एक करके विस्तार से बताएंगे कैसे बीजेपी शासित राज्यों में फूट मच रही है, और गुरुवंत पंत सिंह पन्नू ने कैसे भारत में हमले की धमकी दी, और फ्रांस, सब कुछ खबर बताएंगे। लेकिन सब पर एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली जो बड़ी खबर निकल के आई वो यही है कि देवरिया नरसंहार कांड में अब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा घर तो खुली पोल। एफआईआर कॉपी ने चिल्लाकर बताई कि ये मामला यादव वर्सेस ब्राह्मण का है ही नहीं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में हुए नरसंहार के बाद सियासत तेज हो गई। रविवार को भाजपा ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में फतेहपुर गांव पहुंचा, जहां प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेता प्रेमचंद्र के परिजनों से मुलाकात करने के बाद सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचा। वहां से देवरिया जाकर देवेश दुबे के परिजनों से भी मुलाकात की। सोमवार को पैमाइश के दौरान सपा कार्यकर्ताओं का उग्र देखकर प्रशासन अलर्ट मोड में रहा। प्रतिनिधिमंडल के साथ जाने वाली भीड़ को रोकने के लिए गांव में 2 किलोमीटर दूर बैरियर लगा दिया गया था, जहां भारी संख्या में पुलिस तैनात थी। मंगलवार दोपहर 1 दर्जन गाड़ियों से सपा नेताओं का काफिला आगे जब ब्रह्माशंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में बैरिया चौराहे पर पहुंचा तो पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए गाड़ी में बैठी कार्यकर्ताओं को भीड़ के आगे न बढ़ने की बात कही। थोड़ी हीला हवाली के बाद सपाई मान गए। फिर डीएम से बातचीत की गई, तो उसके बाद जो है वो फिलहाल जाए गए। गांव पहुंचकर सपा नेताओं ने पहले प्रेमचंद यादव के परिजनों से मुलाकात की, और उसके बाद परिजनों ने बताया कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। इन नेताओं ने भरोसा दिलाया है कि वहां से प्रतिनिधिमंडल सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचा और वहां का जायजा लिया। इस मौके पर ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने कहा है कि घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए, प्रत्येक मृतक को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाना चाहिए, देवभूमि को कलंक होने से बचाया जाए। इस बीच समाजवादी पार्टी ने मांग की है, और इस बीच खबर ये निकल के आई है, एफआईआर में कॉपी में कुछ अलग ही कहानी है। नेताओं की जुबानी में केवल यादव और वर्सेस ब्राह्मण रंग दिया जा रहा है, जबकि एफआईआर में जो है वो कुछ अलग ही मामला है। एफआईआर की बात करें तो एफआईआर में जो है वो 2 लोग सामने आए हैं, और सीधे तौर पर इसमें जो एक ब्राह्मण जिसने मिश्रा नाम के युवक ने जो है वो 3 लोगों को मार दिया है। ये यादव बनाम ब्राह्मण भले ही है, लेकिन जिसने मारी है वो मिश्रा है, और उसने सीधे तौर पर इस बात को कबूल किया है कि हाँ, हमने ही जो है वो 3 राइफल से 3 गोलियां मारी थी। और एफआईआर में लगभग 12 ब्राह्मणों का नाम भी है। तो सीधे तौर पर अब पोल खुलती नजर आ रही है। एक और अपडेट, किसान आत्महत्या, भ्रष्टाचार, आदिवासियों के अपमान, गरजे राहुल गांधी कल मध्य प्रदेश में। दरअसल मध्य प्रदेश के शहडोल के ब्योहरी विधानसभा में जन आक्रोश रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पिछले 18 सालों से किसान आत्महत्या, बेलगाम, भ्रष्टाचार और आदिवासियों के अपमान का बोझ ढो रही है, लेकिन अब खैर नहीं है। आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार को करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस खोखले वादे नहीं करती है। हम पीईएसए कानून लाए हैं, वन अधिकार कानून लेकर आएंगे। हमने कानून जो है वो बनाया था, अगर किसी उद्योगपति को आदिवासी की ज़मीन चाहिए तो उसे ग्राम सभा के सामने हाथ जोड़कर ज़मीन मांगनी होगी, लेकिन बीजेपी ने इस पीईएसए कानून को रद्द कर दिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में महाकाल लोक घोटाले का जिक्र करते हुए कहा है कि यहाँ भगवान से चोरी की जाती है, स्कूल यूनिफॉर्म में चोरी की जाती है, व्यापम में युवाओं के साथ छल किया जाता है। राहुल गांधी ने पेंशन कांड का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। उन्होंने आदिवासी और वनवासी शब्द के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि हम अब कांग्रेसी अपने संबोधन में आपको आदिवासी संबोधित करेंगे।
सीधे तौर पर उन्होंने इस चीज़ को लेकर बड़ा हमला बोला। अगली और अपडेट वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल। कांग्रेस और ओवैसी ने बीजेपी को दिखाया। इजरायल और फिलिस्तीन संघर्ष में अब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र आ गया है। ओवैसी, संजय रावत समेत विपक्ष के कई नेता पूर्व पीएम के सहारे भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। वही कांग्रेस ने हिंसा का विरोध किया, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों के वैध आकांक्षाओं को भी बात कही हुई है। एक पुराने वीडियो में एक वाजपेयी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ये कहा जा रहा है कि अगर जनता सरकार बन गई तो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे। फलस्तीन की ज़मीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो ज़मीन उसे खाली करना होगी। अरबों की ज़मीन खाली होनी चाहिए, जो फ़लस्तीन है उनके अधिकारों की प्रस्थापना होनी चाहिए। तो सीधे तौर पर फ़लस्तीन के अधिकारियों की बात अटल बिहारी वाजपेयी करते दिखाई दे रहे हैं। एक और अपडेट, इसी वीडियो को ओवैसी और कांग्रेस पार्टी ने शेयर करते हुए मोदी सरकार की कूटनीति को घेर लिया है। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। अकेले दक्षिण कन्नड़ जिले से 5000 लोग इजराइल में फंसे, सिद्धरमैया सरकार ने उठाया बड़ा कदम। इजराइल और फ़लस्तीनियों के बीच जारी संघर्ष एक दिन के साथ भीषण होता जा रहा है। इस बीच पता चला कि अकेले कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के लगभग 5000 लोग युद्ध प्रभावित इजराइल में फंसे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन सभी को सुरक्षित भारत वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी बीच हालात को देखते हुए कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने इजराइल में सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों के फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन की घोषणा की है। सरकार ने कर्नाटक राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र भी स्थापित किया है, जो लगातार इजराइल में फंसे लोगों की जानकारी ले रहा है, यहाँ उनके परिजनों की सूचना दे रहे हैं। इजराइल में कन्नड़ा जिले के लगभग 5000 लोगों के फंसे होने की जानकारी देते हुए कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष और सांसद नलिन कुमार कतील ने बताया कि मुझे कन्नड़ा जिले के लगभग 5000 लोगों की इजराइल में होने की जानकारी मिली और इन सकुशल भारत वापसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी को किया फ़ोन। दरअसल इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और उन्होंने इजराइल में हमास के हमले के बाद बने हालात को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री को अपडेट किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को टेलीफोन करने और चल रहे घटनाक्रम पर अपडेट प्रदान करने के लिए धन्यवाद। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। तो सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को लेकर कहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। जहां भारत से सटे नेपाल के जिलों में क्यों भड़क रहे दंगे, हर जगह एक पैटर्न। इस बीच मुस्लिम नेता बोले भारत से लोग हिंसा भड़का रहे हैं। नेपाल के बांका जिले के नेपालगंज कस्बे में गोमांस खाते हुए कुछ लोगों का वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर 25 सितंबर को वायरल हुआ और जिसमें एक हफ्ते बाद 3 अक्टूबर को कस्बे के हिंदू और मुस्लिम आमने सामने आ गए। मामला इतना बढ़ा कि नेपाल के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत नेपाल बॉर्डर बंद कर दिया। इधर भारत में यूपी के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। 26 दिन में दूसरा मौका था जब भारत से सटे नेपाल के जिलों में हिंदू मुस्लिम आमने सामने थे। नेपालगंज से पहले बिहार के सोनबरसा बॉर्डर में भी 35 किलोमीटर मंगलवार में हिंसा हुई, लेकिन अब वहां पर दैनिक भास्कर की टीम पहुंची और स्थानीय नेताओं से जानने की कोशिश की तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और कट्टर हिंदूवादी संगठन के लोग जो लगातार नेपाल में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और खबर निकल के आई है, इजराइल पर हमास के हमले को लेकर का असर, तेल की कीमतें बढ़ी, वैश्विक एयरलाइंस के शेयरों में गिरावट। दरअसल फिलिस्तीन के संगठन हमास और इजराइल में वॉर के बीच जो है वो अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी उछाल आ गया। इतना ही नहीं, गाजा में जारी संघर्ष के बाद वैश्विक एयरलाइंस के शेयरों में भी भारी गिरावट आ गई। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार निवेशक सोमवार को मध्य पूर्व में और स्थिरता की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारण कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोमवार सुबह कच्चे तेल की कीमतों में 3% का उछाल आया। उत्तरी सागर बेंचमार्क ब्रेंट के तेल ने वायदा की कीमतों का समय बढ़ाकर $90 बैरल हो गए हैं। एक और खबर निकल के आई है, ईडी आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ ईडी का एक्शन जारी, अब अमानतुल्लाह खान के घर पर रेड। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी है। कल ईडी ने अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी की। ईडी ने ये रेड पिछले साल अमानतुल्लाह खान के ऊपर लगे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले के आरोपों के आधार पर किया। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए उन्होंने 32 लोगों को नियमों का उल्लंघन करते हुए भर्तियां किया।
आरोप था कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आप विधायक ने भ्रष्टाचार और पक्षपात किया। इसके अलावा अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने बोर्ड के धन के भी दुरुपयोग किया। इसमें दिल्ली सरकार से मदद अनुदान शामिल है। आपको बता दें, इससे पहले पिछले हफ्ते दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां मुस्लिम विरोधी नफरती खेती पर वोटों की फसल बीजेपी शासित राज्यों में हेट स्पीच के मामलों में चौंकाने वाली पड़तालें हैं। नफरती बोल अपने नतीजे होते हैं। वो रोजमर्रा की जिंदगी को बेपटरी कर सकता है, समुदायों को अस्थिर और विस्थापित कर सकता है, घरों को तबाह कर सकता है और हाशिए पर रहने वाले समूहों के खिलाफ जानलेवा दंगे और कत्लेआम का उकसा सकता है। 2023 के शुरुआती 6 माह के दौरान भारत में ऐसे तमाम वाक़े देखने को मिले जब नफरत भरे बोलों और नफरत भरे अपराधों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया। 30 मार्च को रामनवमी की छुट्टी के मौके पर धुर हिंदू नेता काजल सिंगला और काजल हिंदुस्तानी ने मुस्लिम औरतों के खिलाफ घिनौनी टिप्पणी की। आपको बता दें, देश भर में लगातार वाशिंगटन डीसी स्थित हिंदुत्ववाद की अर्धवार्षिक रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी जो है वो बीजेपी शासित में जो धड़ल्ले से नफरती भाषण दिए जा रहे हैं वैसे ही नहीं, ये स्क्रिप्टेड है। एक और खबर निकल के आई है, राज्यसभा निलंबन के खिलाफ राघव चड्ढा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, संसद पर लगाई आरोप। दरअसल आपके सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में अपने निलंबन के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। चड्ढा को अगस्त में 5 राज्यसभा सांसदों का नाम चयन समिति में शामिल करने से उससे पहले उनकी सहमति नहीं लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। उन पर दिल्ली सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव में 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया गया। आप सांसद को तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया जब तक उनके खिलाफ मामले की जांच कर रही विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती। निलंबन का प्रस्ताव भाजपा सांसद पीयूष गोयल ने पेश किया, जिन्होंने चड्ढा की कार्रवाई को अनैतिक बताया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, दिल्ली में कोर्ट जाते समय पीएम मोदी पर भड़के आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, बोले जितनी यातना देनी है दे दो। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो है वो कोर्ट जाते समय वो भड़क गए और उन्होंने कहा है कि जितनी यातना देनी है दे लो, हम रुकने वाले नहीं हैं। मीडिया के सवालों पर संजय सिंह ने कहा है कि मोदी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जितना चाहते हैं उतना यातना दें। जितने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एक और अपडेट निकल के आई है, लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश नहीं हुए बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी, व्यस्तताओं का दिया हवाला। दरअसल बीएसपी सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले और लोकसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा तलब किए जाने के बावजूद जो है वो बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी समिति के सामने पेश नहीं हुए। बताया जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने के कारण रमेश बिधूड़ी लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश नहीं हुए। सूत्रों की माने तो बिधूड़ी ने विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह को पत्र लिखकर ये सूचित कर दिया अब वो समिति के सामने पेश नहीं हो पाएंगे। दरअसल बीएसपी सांसद दानिश अली और बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी विवाद पर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने पहली बैठक बुलाई थी, जिसमें समिति ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया था। आपको याद दिला दिया जाए कि संसद के विशेष सत्र में लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष को लेकर बातचीत हो रही, जिसमें यह हंगामा हुआ था। अगली एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां हमास इजराइल संघर्ष में 11 अमेरिकियों की भी मौत। बाइडेन ने कई नागरिकों को बंधक बनाए जाने की भी जताई आशंका। दरअसल इजराइल और फ़लस्तीन के हमास के बीच जारी जंग में दोनों तरफ से 1600 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल में हताहतों में 11 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इसकी पुष्टि करते हुए देश के कई लोगों को बंधक बनाए जाने की भी आशंका जताई। उन्होंने कहा है कि हम इसके बारे में पूरी तरीके से रिसर्च कर रहे हैं और देखने की बात यह होती है कि आखिर कितने लोगों को इस पूरे मामले में जो है वो फिलहाल बंधक बनाया गया है। इस चीज़ की लगातार जाँच की जा रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहाँ इजराइल हमास जंग में यूएस ने उतारा महाकाल। समझिए क्या है यूएस रोनाल्ड। दरअसल दोस्तों, हमास इजराइल जंग के चौथे दिन गाजा पट्टी में हालात नाजुक रहे। इजराइल वहां दिन रात ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा और वहां 100 बच्चों समेत कुल 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। पूरे गाजा पट्टी के आसमान में कई बार धुएं का गुबार उठा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इजरायली सेना ने बंकर बस्टर नामक एक शक्तिशाली प्रकार के बम से उत्तरी पश्चिमी गाजा में सुरंगों को भी निशाना बनाया, जो फिलिस्तीनियों के लिए सुरक्षा कवच चौकियां हुआ करती थी। इजरायली सेना अब हमले में हमास आतंकियों और आम नागरिकों में फ़र्क नहीं कर रही है, बड़ी बेदर्दी से उन पर हमले कर रही है।
और इधर दुनिया भर के देश हमास और इसराइल को समर्थन देने में बढ़ चुके हैं। इसराइल हमले में कई अरब देश भी गुस्से में उबल रहे हैं और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में अमेरिका ने जो है वो सीधे तौर पर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड अमेरिकी नौसेना का एक लड़ाकू विमान वाहक युद्धपोत है, जिस पर तिकोन दरगाह मिसाइल क्रूजर और आलेख बर्ग के 4 मिसाइल डिजास्टर तैनात हैं। इसी बेड़े पर सेना को रसद सप्लाई करने वाले शिप भी हैं। इसके अलावा पानी के अंदर दुश्मनों की पहुंच रोकने के लिए परमाणु पनडुब्बी में भी इसी बेड़े में शामिल है। तो सीधे तौर पर इसे भेज दिया गया और कल एक विमान भी जो है वो भेजा गया था, खास करके अमेरिका ने। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।